टू एवरीवन, आज हम लोग जमा हुए हैं एक अवेयरनेस इवेंट को लेकर के। बहुत महीनों से एक अवेयरनेस इवेंट इस कैंप के मौके पे होता आ रहा है। मकसद ये रहता है कि जो जनरल पर्सन हैं, जो जनरल पब्लिक हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में जाने, है ना, उसके बारे में जागरूक हों। और जैसे पहले एक डायबिटीज़ अवेयरनेस था, फिर पिछले महीने में जो है रेटिनोपैथी के बारे में बताया गया था, किडनी के बारे में बताया गया था कि कैसे जो है कि ना डायबिटीज़ वाले को किडनी की जांच कब कब करानी चाहिए, आँखों की जांच कराना क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है। और उसी तरह से एक बार COPD के बारे में बताया गया था, जो हफ्नी का जो होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक बार जो है कि तो इस तरह से जो दूसरे टॉपिक हैं उस पर ये रहता है कि लोगों को जिस टॉपिक के बारे में, जिस चीज़ के बारे में जानना बहुत अहम होता है। एंटीबायोटिक के बारे में खबर बताया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। जो एंटीबायोटिक अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये काम ना करें। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे भी हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं। वजह यही है कि हम लोग जो है कि उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं ना। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के 1-2 दिन बुखार लगता है, हम लोग जा कर के दुकान से ऐसे ही ले लेते हैं, दुकान वाले भी दे देते हैं कुछ एंटीबायोटिक, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करता है ना, वायरस पे काम करता नहीं है। ये सब जो बीमारियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, जैसे सर्दी खांसी हुआ, या किसी को जो है लूज मोशन हो गया, है ना, लैट्रिन हो गया, ठीक है। किसी डायबिटीज़ वाले मरीज को भी पेट खराब हो जाता है, लैट्रिन हो जाती है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं। ठंडी लग जाती है, चाहे लू लग जाता है, उसमें भी लैट्रिन हो जाता है, तो उसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है ना। लेकिन सब लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं बताएं कि हमें एंटीबायोटिक रखे रहते हैं, नॉर्फ्लॉक्सिजेट रखे रहते हैं, कुछ भी हुआ तुरंत खा लिए। अब किस वजह से वो बिना जाने खाए जा रहे हैं? तो एक तो जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो करेगा ही, असर नहीं होगा उसका। फिर जो लोगों पे, जो दूसरे लोगों पे असर ये पड़ेगा, ख़राब असर, कि उनका जो है रेजिस्टेंस होने की वजह से दूसरे लोग भी परेशान होंगे। जो दवाइयाँ अभी 5 रुपया गोली मिल रही है, जो सस्ती दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक जो पहले का है, ठीक है, वो असर नहीं करेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर को भी मजबूरी में जो है ऐसी दवाइयाँ लिखनी पड़ेगी जो कि असर करे। और वो जाहिर सी बात है, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, जो नई एंटीबायोटिक आ रही हैं, तो शुरू में वो बहुत महंगी रहती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सेफिक्सीम है, ठीक है ना, वो 10 रुपया गोली है, ठीक है। और वही का जो है क्या है ना कि फेरोपेनियम या फिर और जो हायर एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, सेफ्रोक्सिम वगैरह जो आता है, ठीक है, तो एवरेज वो सबका दाम 50 रुपया है, ठीक है। तो 5 गुना दाम ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि इंजेक्शन के रूप पे देना पड़ जाता है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस अवेयरनेस इवेंट, है ना, पोस्टर भी लगा हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है, ठीक है ना, एक बीमारी है। इसमें हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो कि हेल्दी बोन, इसके अंदर का आर्किटेक्चर इस तरह का है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोटिक बोन है ना यहाँ पे, तो ये अंदर का जो है कि डिफेक्ट हो जाता है, मतलब खोखला हो जाता है, समझे ना। अंदर का जो है जो चीज़ें हैं उसमें कमी हो जाती हैं, जो कैल्शियम और जो है कि दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट रहते हैं वो कमी हो जाती है, ठीक है। होता क्या है ना, जैसे मिसाल के तौर पर समझने के लिए ये है, जस्ट लाइक एक बैंक है, ठीक है। तो बैंक में क्या है कि शुरू में आदमी जो है कि खूब जमा करता है ना, और जब ज़रूरत पड़ता है तो बाद में फिर निकालता है ना। जैसे उम्र हो गया तो फिर बाद में निकाल रहा, खूब शुरू में जमा किया, है ना। तो उसी तरह से 30 साल के एज तक, है ना, क्या होता है कि ये बनने का वक्त होता है ना। जितने कैल्शियम और सारी चीज़ें जो हैं उसको जमा करने का वक्त होता है, सारी जो बोन है वो लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है बोन एक तरह से मतलब डिपॉजिट बैंक हो गया, और 30 साल के बाद वो जमा नहीं होता है। उसके बाद समझिए कि निकलता है फिर ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, अगर जितना निकल रहा है किसी भी चीज़ से और उतना उसमें हम नहीं भरेंगे या नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही होता है कि एक उम्र के बाद ऐसा होता है कि जितना ज़रूरत होता है विटामिन डी का, कैल्शियम का, ठीक है, वो उतना हम खाने पीने से नहीं ले पाते हैं, है ना, या फिर जो सप्लीमेंट है नहीं ले पाते हैं। और जितना ज़रूरत है बॉडी को, वो निकलते रहता है बोन से। तो बोन एक वक्त में कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। बोन कमज़ोर हो जाता है, और उसके बाद इसका वजह ये होता है कि खास करके जो लेडी हैं, है ना, मीनोपॉज के बाद से, ठीक है ना,
तो मतलब एवरेज कह सकते हैं कि 45 साल की उम्र के बाद से, है ना। और जो मतलब कि मेल हैं, जो मर्द हैं, ठीक है ना, उनको अप्रॉक्स 60 साल के बाद से वो हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे कि हल्का सा सीढ़ी से गिर गए या हल्का सा बाथरूम में फिसल गए, ठीक है, तो अब क्या हुआ, पता चला कि इनका हड्डी टूट गया, खास करके कमर का हड्डी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वो, है ना। जैसे देखिए जो फोटो दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे वही कमर की हड्डी का फोटो दिखाया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए टूट गया, उसकी प्रोसेस होने की वजह से आसानी से, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया ना। तो इसीलिए जो है ना, ये चीज़ ज़रूरी है कि इसका पहले जांच करा लें, है ना, कि हमारी हड्डी का क्या जो है पोजीशन है ना। पेंटो सीट वाला आएंगे ना, हाँ। तो उसके लिए एक जांच भी होगा अभी, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं उसको, है ना। मतलब कि हमारे जो हड्डी है उसके अंदर का क्या स्टेटस है और क्या कंडीशन है। स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो तो डेक्सा स्कैन होता है, ठीक है ना। वो डेक्सा स्कैन जो जिनको जैसे कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अगर चल रही हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड, है ना, कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड बहुत दिनों से लोग लेते रहते हैं, जैसे किसी को हफ्नी की बीमारी है ना, या फिर किसी को जो है कि गठिया है ना। ये सब में जो है कि लगातार इस तरह कुछ दवाएं चलती हैं ना, कि जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। थायराइड की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है ना। और खाने पीने में जो है कि अगर अनियमितता है, उस तरह के नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो वो हड्डियाँ कमज़ोर होते जाती हैं, और जब इंसान जब हल्का से गिरा, फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद भी टेस्ट कराया गया तो पता चला कि भाई इनका हड्डी तो पहले से कमज़ोर था, है ना। तो इसको अगर पहले से हम पता कर लें, है ना, कि इसको जो है पहले से अगर हम पता कर लें कि हड्डियाँ कमज़ोर है, तो उसकी कुछ ट्रीटमेंट आती हैं, है ना, कुछ दवाइयाँ आते हैं, है ना, कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, ज़रूरत पड़ने पर और भी जो है ना, जो एलिंड्रोनिक एसिड, और भी कुछ दवाइयाँ इस तरह की हैं ट्रीटमेंट पार्ट से। जब ज़रूरत पड़ता है कि उसका, जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर है 200 के ऊपर ज़्यादा हो गया तो शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। लेकिन या खाली पेट में जो 126 के ऊपर हो गया तो डायबिटीज़ हो गया। लेकिन 100 से ऊपर बढ़ा, 126 से कम है, तो सावधानी बरतते हैं लोग कि हाँ एक्सरसाइज करते रहिए, और जो है कि ठीक है परहेज शुरू कर दीजिए। उसी तरीके से अगर हम जो है बोन का जो है स्वास्थ्य, बोन का जो हेल्थ पता कर लें कि हमारे बोन का क्या कंडीशन है पहले ही, तो इंसान क्या है उससे जो है सतर्क हो जाएगा, है ना, कि हाँ उसका आप जो है कि एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करते रहना है ना। खाने पीने में जो है कि ध्यान देना है, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, है ना, तो जो दूध है या दही है, ठीक है, या उसी तरह से मछली है, कुछ मछलियाँ जो है ये सब में विटामिन डी और ये सब में कैल्शियम ज़्यादा होता है ना। तो इन सब का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर जो है कि कैल्शियम का भी कैल्शियम सप्लीमेंट है उसको लेना है, ठीक है। विटामिन डी अगर हम 5 मिनट भी अगर हम जो है धूप में अगर खड़े रहते हैं, धूप में मतलब धूप का ये करते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट भी, तो हमको जितना ज़रूरत है उतना विटामिन डी मिल जाएगा, है ना। अक्सर आजकल क्या सब इंडोर में सब हैं, थोड़ा सा भी धूप नहीं ले रहे हैं, तो विटामिन डी के देखिएगा जितना भी टेस्ट कराया जाए, पिछले 2 महीने से विटामिन डी का कैंप भी लगा था, तो मैक्सिमम लोगों का क्या एकदम कम है विटामिन डी, है ना। तो वजह यही है, इसीलिए अब रूटीन हम लोग अपना जो है कि सही करें, है ना। जो अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको छोड़ दें, नशा कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह से भी जो है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ठीक है, उसको छोड़ना है ना। एक चीज़ देखा गया है, स्टडी में पाया गया, रिसर्च में पाया गया है कि गाबापेंटिनोइड एक दवा होती है जिनको कि नसों की दिक्कत होती है ना, झुनझुनी वगैरह, तो खास करके जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो उनको जो है कि नसों में दिक्कत होती है, तो इस तरह की, है ना, गाबापेंटिन या फिर प्रीगैबेलिन वगैरह देना होता है। तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, थोड़ी चक्कर आती है, ठीक है, अगर थोड़ा सा डोज ज़्यादा रहता है तो चक्कर आता है ना। तो ओल्ड एज में चक्कर आने से भी लोग गिर जाते हैं, है ना। तो देखा गया है कि ये मेडिसिन जो है एक बहुत बड़ा अहम कारण है फ्रैक्चर होने का। फ्रैक्चर क्यों हुआ? क्योंकि दवा चली वो उसके लिए, चक्कर आया उसकी वजह से, और लोग गिर गए। गिरे तो क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होया हुआ था, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी को बहुत दिनों तक अगर स्टेरॉइड चल रहा है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, गिरेंगे तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों को तभी पता चलता है फ्रैक्चर होने के बाद। इसीलिए इस कैंप का मकसद ये है कि जो लेडी हैं, है ना, वो टेस्ट ज़रूर करवा लें, और जो मेल भी हैं, ठीक है ना, हाँ अगर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है या फिर 60 साल के ज़्यादा हो गया है तो वो लोग भी ज़रूर जो है टेस्ट अभी होगा, है ना, वो आ रहे हैं करने के लिए, तो वो टेस्ट ज़रूर करवा लें, है ना। और इस चीज़ का ख्याल रखें, जैसे कि 1000 मिलीग्राम अगर हम डेली लेते हैं कैल्शियम तो वो सफिशियंट है, ठीक है ना। हाँ, तो 1000 मिलीग्राम अगर हम खाने पीने में अगर सब कुछ अपना जो जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट,
ले रहे हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट आता है, कैल्शियम सप्लीमेंट लें, डॉक्टर एडवाइस करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और प्रेगनेंसी में जो है इसका ज़रूरत बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो लैक्टेटिंग मदर है ना, लैक्टेटिंग मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है कैल्शियम का ज़रूरत बढ़ जाता है ना, तो उस वक्त ज़्यादा कैल्शियम लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये अभी देखिए ये जो है कि डाटा क्या है, कितना देखिए ये इम्पोर्टेंट है ना। 200 मिलियन जो है, 200 मिलियन औरतें और अप्रॉक्स 75 मिलियन मर्द को जो है ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर ये वर्ल्ड वाइड का डाटा है, पूरा मतलब वर्ल्ड का डाटा है ना। 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, अब समझ लीजिए कितना बड़ा डाटा है ना, कितने लोग जो हैं इसकी वजह से मतलब अफेक्टेड हैं। इंडिया की बात करें तो 93,000 लोगों का जो है कि मौत हो गया फ्रैक्चर होने की वजह से, और वो फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से था। ये डेटा कब का है? 2019 का है ना। फ्रैक्चर बहुत वजह से हो जाता है, जैसे किसी को चोट लग गया, जवान लड़का भी है, एक्सीडेंट हो गया कॉमन, वो भी उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन ये जो डेटा है वो मेनली उसकी वजह से है जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हुआ है ना। तो ये हम लोग क्या नहीं इन चीज़ों पर ये बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट है, ठीक है ना। अभी एक कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था, उसमें भी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डेक्सा स्कैन तो मतलब वो स्कैन है एक तरह का एक्सरे का एडवांस फॉर्म है, उससे जो है कि बोन मिनरल डेंसिटी एग्जैक्टली पता किया जाता है। तो वो तो रूटीनली किया ही नहीं जाता, क्योंकि इस पार्ट को वो इम्पोर्टेंस हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो समझ रहे हैं कितने दिनों का, अगर मान लीजिए कि 50 साल में किसी जो मेल है, जो मर्द है, 50 साल में अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, सपोज दैट हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से, ठीक है। अब फ्रैक्चर हुआ तो एक तो है कि उसका प्लास्टर और ये और वो, ठीक है, उसमें जो खर्च है वो लगा, नर्सिंग होम केयर इतना दिन एडमिट हुआ उतना खर्च लगा। उसके बाद क्या है, वो एक आदमी जो है 3-4 आदमी भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनका मान लीजिए कि जो भी जॉब था वो अफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से और जो दूसरे परिवार के जो लोग थे, 2-3 1-2 आदमी डॉक्टर को लाना ले जाना दिखाना वगैरह, उसकी वजह से भी तो अफेक्टेड होते हैं ना। तो मिला जुला कि ये बहुत बड़ा जो है कि अफेक्ट करता है फैमिली पे। अब बहुत बड़ा एक तरह से कभी कभी बर्डन, मतलब कि बहुत इकोनॉमिकल बर्डन हो जाता है ना। हाँ, कभी जैसे कि अगर कमर का ये हुआ तो उनका ऑपरेशन वगैरह में क्या 50,000 से लाखों रुपया लग जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग अगर पहले जांच करवा लें तो कुछ चीज़ों को रोका जा सकता है ना। तो हम लोग को जितना कोशिश करना है, जितना सतर्क रहना है हेल्थ के रिलेटेड, हम लोग को सतर्क रहना है, इनकी कोशिश करनी है, ठीक है। रोज़ाना आधा घंटा वॉक करना है। देखा गया है कि अगर हफ्ते में 3 दिन भी इसके लिए बात हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उस हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कि अगर 3 दिन भी जो हफ्ते में अगर हम वॉक करते हैं आधा घंटा, तो उससे क्या है कि हड्डियां, हमारी जो स्वास्थ्य है उसका, हड्डियों के जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और वॉक करने से क्या होगा, जो मसल है, जो मांस है ना, जो मसल गोश्त है, उसके अंदर भी जो ताकत है वो बनी रहेगी। वो ताकत जब बनी रहेगी तो बैलेंस भी बना रहेगा। हड्डियों को बैलेंस कौन करता है? वो जो मसल है वही बैलेंस करता है ना। तो वो बैलेंस जब बना रहेगा तो जो गिरने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी, है ना। इसके लिए घर में जो है वो सब भी अपना ध्यान दे, जैसे कि सीढ़ियों के ऊपर का लाइट है वो उसका ध्यान दें, है ना। अंधेरे में जैसे अगर बुजुर्ग लोग चलेंगे तो गिरने का चांस जाहिर सी बात है ना। अगर कुछ ऐसा रग, जिसको कि हम बोलचाल में क्या कहते हैं, पैर पोछना जो होता है, बाथरूम के पास है, तो देख लें कहीं वो जो है एक होता है ना, वहाँ से चिपक जाता है, तो ऐसे वाला रखें। ऐसे नहीं कि बस पैर रखे, स्लिपरी था वो बस फिसल गया। फर्श का जो ये बाथरूम का जो टाइल्स वगैरह होता है, अब तो ऐसा होता है कि वो मतलब कि फिसलन ना हो। तो ये सबको ध्यान रखना है, जो चीज़ें से, जिन चीज़ों से हम लोग, है ना, तो जो बुजुर्ग हैं जिस घर में, इस तरह के घरों में, तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर चक्कर किन्हीं को आ रहा है, बुजुर्ग को 60 साल 65 साल में अगर किन्हीं को चक्कर आ रहा है, तो वो उसको नज़रअंदाज ना करें। मान लीजिए किसी को बीपी है, बीपी की दवा चल रही है, जैसे कि मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो बीपी की दवा बढ़ा देनी होती है, ठंडी में बीपी बढ़ जाता है सबका, ठीक है। लेकिन फिर जैसे कुछ दिनों में गर्मी अब शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा मौसम ये हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे गर्मी आएगा तो बीपी थोड़ा सा डाउन होने लगता है, ठीक है। अब जो दवा बढ़ी थी फिर नहीं दिखाएं तो जो डाउन होकर के नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकता है, ठीक है। और चक्कर आने की वजह से कभी कभी लोग गिर भी जाते हैं, ठीक है।
तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। और भी चक्कर जैसे नॉर्मल एक तो ठंडी की वजह से आती है, कान के ये की वजह से, है ना। तो इस तरह का जब हो कि हाँ बोलें कि हाँ चक्कर आ रहा, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको लेकर के जो है डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से भी देखेंगे क्या कारण है चक्कर का। किसी किसी को जो है कि शुगर कम होने की वजह से भी चक्कर आ जाता है ना। शुगर की दवा चल रही थी, कभी कभी मौका होने पर जो है किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ, शुगर बढ़ जाता है, थोड़ी दवाएं बढ़ानी पड़ती हैं या इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो डॉक्टर को उससे मिल करके उसको डोज को एडजस्ट करवाएं, है ना। कि अगर शुगर डाउन हुआ, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, उससे भी चक्कर आके गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, है ना। उम्र ज़्यादा हुआ तो जो है कि उसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये चीज़ों को जो है कि ध्यान में रखना है। बस ये है कि लोग सतर्क रहें, है ना। लोग सतर्क रहें, इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, हड्डियों की हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें, खाने पीने के जो है निज़ाम को अपना सही रखें, है ना। बहुत सारे लोग जो आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, ठीक है, जो फास्ट फूड है उसका इस्तेमाल से भी जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी होते जा रही है ना। पेट भरता है, कैलोरी से बढ़ रहा है ना, फैटी लीवर, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन जो कैल्शियम और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़रूरत होती है वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस की दवा, जो कि बहुत कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैन-डी, पैन-40 या फिर जो भी है गैस है दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब लिखें 10 दिन के लिए और उसको जो 1 साल तक खा रहे हैं, है ना। हाँ, इससे बहुत अच्छा लगता है, गैस नहीं होता है, जाके खुद से जाके ले लिए, खा रहे हैं, है ना। अच्छा, दिक्कत क्या है इससे? दिक्कत ये है कि गैस की दवा जो है एसिडिटी कम करेगी, हाइपर एसिडिटी एसिड को कम करता है। तो कुछ चीज़ों का जो है पेट में ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि कुछ पार्टिकुलर पीएच पे वो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो अगर पीएच अगर कम हो जाएगा, मतलब एसिड अगर कम हो जाएगा, अब बहुत दिनों तक कम होता रहेगा, तो जो कैल्शियम, जैसे कि हम जो कैल्शियम ले रहे हैं, वो चाहे मिल्क से ले रहे हैं, दूध से ले रहे हैं, चाहे दही से ले रहे हैं, चाहे खाने पीने से ले रहे हैं, चाहे दवा ही क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पेट में जाकर पहले वो एब्जॉर्ब होगा, पहले पचेगा तब ना। तो पचने के लिए क्या जरूरी है? उसके खास जो है एसिड होना चाहिए, वहाँ पे खास पीएच होना चाहिए। अब हम दवा लेके क्या कर दे रहे हैं, वो कम कर दे रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा सही से। फिर जैसे आयरन भी हो गया, ठीक है, या अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक लेते रहेंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा, तो वो कमी हो जाएगी, ठीक है। और कमी हो जाएगी तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कैल्शियम कमी हो जाएगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, है ना, पीपीआई, जो बहुत मिसयूज वो भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम अभी अगर बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा अगर लोगों के बीच में पॉपुलर है तो वही गैस की दवा, ठीक है ना। हाँ, सब लोग जो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। तो उसको जो है ज़्यादा दिनों तक ना ले, ज़रूरत पड़ने में से 2 महीना, किसी को अगर अल्सर हो गया पेट का तो उसको ज़रूरत होता है 2 महीना तक लगातार लेने के लिए, ठीक है। या किसी को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, खाना खाते हैं तो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए 2 महीने का होता है। अल्सर के लिए तो जो है क्या है ना 28 दिन के लिए डोज होता है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि 1 साल के अगर ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लगातार करते रहा ना तो उस सबको ये चीज़ें को दिक्कतें आ सकती हैं ना। तो इसीलिए जो है कि इन चीज़ों से अवेयर रहें। बस ये कैंप का यही मकसद होता है कि लोगों के बीच में जो ये है, ठीक है, वो उसके बारे में जागरूक हों। बहुत दिनों से अगर कोई स्टेरॉइड चल रहा है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन वगैरह हड्डियों के लिए, किसके लिए, तो हम लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है, जान रहे हैं तो हाँ क्या इंडिकेशन है, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक भी अगर लिख रहे हैं एक दिन 2 दिन पर, तो डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या इंडिकेशन है, ज़रूर, है ना। तो अवेयर होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना, कि क्या किस जो है कि, ठीक है। हाँ, तो अभी भी एक बात हुई थी, कॉन्फ्रेंस में गए थे तो कि लो डोज स्टेरॉइड भी अगर दे रहे हैं तब ठीक है, लेकिन लो डोज स्टेरॉइड 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन होता है, उसके नीचे तो उतना तो कोई चलाते नहीं। मैक्सिमम लोग 20 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम से ऊपर चलाते हैं, तो वो जाकर के फिर हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उसके बारे में खुद भी जानें, ठीक है, और जागरूक रहें। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी दवाइयाँ चलते रहती हैं और फिर डॉक्टर साहब फिर उसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, बिना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, तो कि बस इसको लेते रहें, कंटिन्यू रखें इसको, है ना। तो उससे वो ऐसी भी दवाएँ जिसको कि कम की जा सकती थी वो भी फिर कंटिन्यू हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना है। अपने परिवार में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए जो है कि खास ध्यान रखना है, ठीक है। कैल्शियम वगैरह तो जो है कि रेगुलर अगर 60 साल के अगर ऊपर हो गए हैं तो उनको तो एक कैल्शियम की दवा, तो ऐसी दवा, ठीक है। अब तो बहुत अच्छी दवाएं हो गई, ऐसी आ गई जो कि उस पर पेट पे असर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कैल्शियम खाने से क्या होता है ना कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी आ गए हैं जिसमें थोड़ा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ठीक है। बेहतर तो यही है कि खाने पीने के निज़ाम अगर सही कर लें तो वही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी खाने पीने के बाद भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको भी सप्लीमेंट लेना चाहिए ओल्ड एज अगर हो गए हैं तो, ठीक है ना।
तब ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग को कुछ सवाल है तो सवाल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कुछ ना हड्डियों के बारे में या कोई भी जो बात हुई है इसके बारे में, कुछ अगर ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है या कुछ ऐसे भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे जनरल भी अगर कुछ सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं, इसीलिए ये इवेंट रखा जाता है। कोई भी पूछ सकते हैं अगर किन्हीं को सवाल है तब। इंसुलिन जो ले रहे हैं, जी जी, इंसुलिन जो ले रहे हैं उसको डोज अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं ना? हाँ उसको कर सकते हैं, बताया भी जाता है। जैसे कि आपको 40 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 यूनिट बढ़ा लीजिए, तो डॉक्टर की तरफ से एडवाइस भी किया रहता है। हाँ कि हर बार जो है कि ये करने का मतलब कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं खुद से भी है ना डोज को टाइट्रेट कर सकते हैं कुछ हद तक। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? उम्र वालों के लिए क्या क्या परहेज करना है? ये किस चीज़ से रिलेटेड? उम्र ज़्यादा हो रहा है, खाने पीने से रिलेटेड? खाने से पहले या दवाओं को कौन लेना नहीं? हाँ हाँ, दवाओं में जैसे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनके जो है किडनी कमज़ोर हो जाता है, उनका जो है कि लीवर भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो एज होने के बाद क्या है ना कि जो बहुत सारी दवाएं जो चलती हैं, तो एक तो वो देखना होता है कि एकदम ये दवा ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। डॉक्टर लोग हम लोग जैसे क्या करते हैं कि अगर जैसे कि क्या होता है ओल्ड एज का होने के बाद तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है ना। एक बुज़ुर्ग आते हैं, मान लीजिए 70 साल है, तो 20 का तकलीफ़ बताएंगे, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है ना। तो उनको पार्टिकुलर पूछना भी चाहिए उनसे कि इस चीज़ या क्या ये दिक्कत आपको इतना ज़्यादा है कि इसके लिए दवा दें आपको, है ना, या फिर ऐसा है कि बर्दाश्त कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा कि जो दवा ले रहे हैं बीपी का, शुगर का, जिसका भी दवा ले रहे हैं, तो एज के बाद जो है, ठीक है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है ना, तो उन किडनी फंक्शन टेस्ट कितना है उसके हिसाब से थोड़ा डोज को उसको एडजस्ट करना होता है कि कितना डोज का ज़रूरत है, ठीक है। कुछ दवाएं जो हैं, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए देना, कुछ दिनों के लिए लोग लिखते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं कुछ, ठीक है। तो उसको आगे फिर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो डॉक्टर से फिर एडवाइस ले, मतलब खुद से। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ होती है कि हमारे यहाँ रखी हुई हैं दूसरे के लिए, ठीक है ना, दूसरे हमारे किसी फैमिली मेम्बर के लिए थी, इसी चीज़ के लिए थी, तो हम भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो चीज़ ना करें, है ना। किसी खास के लिए दिया गया था, किस कंडीशन के लिए दिया गया था, तो वो चीज़ करना है ना। बहुत सारे जो है कि एक दूसरा जो ड्रग है, बहुत सारे मेडिसिन एक दूसरे से जो है कि इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक दूसरे पर असर करते हैं, तो किसी का असर बढ़ा देते हैं, किसी का असर घटा देते हैं। तो ओल्ड एज में जो उम्रदराज लोगों के लिए सब खास ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि इसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं। उम्र होने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, किसी को हार्ट भी है, किसी को हफनी भी है, किसी को शुगर भी है, एक ही मरीज को किडनी भी है, ठीक है। तो उसी तरह से ये देखना होता है। बस एक चीज़ ये है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो जा कर के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं ओवर द काउंटर, तो उस चीज़ से परहेज करने की कोशिश करें, ठीक है ना, कि काउंटर से जो है ओल्ड एज पे ना लें, ठीक है ना। क्योंकि जो दवाएं चलती हैं तो डॉक्टर जो लिखते हैं उसको सब देख करके लिखते हैं कि हाँ इसके साथ क्या एडजस्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो तो जो काउंटर पे कुछ बहुत सारी दवाएं ले रहे हो तो जान नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर की अगर दवा चल रही है, जैसे ग्लिमिप्राइड चलती है, बहुत सस्ती होती है, सबको चलती है अप्रॉक्स। अगर हम जो है कि दवा ले लिए जाकर काउंटर से, जैसे लूज मोशन ही की बात हुई, किनोलॉन उसमें जो होता है नॉर्फ्लॉक्स या सिप्रोफ्लॉक्स या ओफ्लॉक्स जो भी, ठीक है, तो किनोलॉन क्या करवाता है वो, और हाइपोग्लाइसेमिया करवा देता है। तो पहले से ले रहे थे, वो थोड़ी जान रहा है कि आप क्या ले रहे हैं दवा, तो पेट खराब हुआ, वो दवा दे दिया आपको। अब दवा लिए तो उसका असर ये हुआ कि शुगर और डाउन हो गया, ठीक है। तो वो तो काम था कि नहीं तो वो अलग चीज़, लेकिन जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया आपको, इसीलिए इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। क्लियर हुए हम? ठीक बताएं? ठीक सर, हड्डियों में जो गैप आता है तो उसका भी रीज़न यही रहता है, जैसे घुटनों में दो? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं उसको, वो एज रिलेटेड होता है, ठीक है ना, वो तो एक अलग चीज़ है। उसके लिए तो है कि सबसे पहले अपने वज़न को सही करें, वज़न को कम करना है उसके लिए, वो एक अलग इशू है। वो जो है कि, ठीक है, हड्डियाँ एक्स्ट्रा ये ग्रोथ हो जाता है, ठीक है ना, और गैप कम हो जाता है, जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो एज रिलेटेड है। उसके लिए वही एक्सरसाइज है, रूटीनली करना है, अपने वज़न को जो है कि सही रखना है, ठीक है। और कुछ सवाल? ये चलने में जो दर्द रहता है वही ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, बहुत ज़्यादा हाँ, चलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द पड़ जाता है, बैठ जाते हैं, हाँ, फिर थोड़ा आराम मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये दोनों हाँ।
जो उसका तो फिर वो तो खैर इन्वेस्टिगेट करने की चीज़ है कि कारण क्या है, लेकिन कॉमन कारण यही है ऑस्टियोआर्थराइटिस। गठिया है आसान भाषा में समझने के लिए, लेकिन गठिया भी बहुत तरह का होता है, रिमेटॉइड भी होता है, ऑस्टियो भी होता है और भी गॉटी भी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें जो उम्र के साथ जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो कि बहुत कॉमन है, खास करके घुटने का बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इसमें यही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि अपने वेट को, सबसे पहले नंबर पे है वेट और दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज जो उस जॉइंट को और उससे रिलेटेड जो मसल्स है उसको मजबूत करने का एक्सरसाइज होता है, ताकि वो उसको मजबूत करके बांध करके रखे, है ना। और ज़रूरत पड़ने पे जो है कि ज़रूरत पड़ने पे जो NSAID जो दर्द की दवा है उसको कंट्रोल वे में ज़रूरत पड़ने पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, जब बढ़ जाती है तो। हाँ ठीक है, और कुछ सवाल? एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, बहुत सारे इसमें पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है। कुछ ऐसा सप्लीमेंट बताया जाए जिसके जो सर रेगुलर बेस में ले सकें। ऐसे तो बीन्स के बारे में है, बीन्स। हाँ में सर टैंक कैपेसिटी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो अगर नहीं ले पाते हैं तो हाँ, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता बताया जाए जिनसे उनको रेगुलर सर कैल्शियम। जैसे देखिए दही और जो दूध है उसमें बहुत मात्रा में ये है, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम, ठीक है। और अगर जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है तो मछली, ठीक है, और अगर वेजिटेरियन है तो दही दूध तो हो ही गया। उसके अलावा जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें भी कुछ क्वांटिटी में रहती है कैल्शियम, और फिर उसमें बीन्स जो है, बीन्स है ना, हाँ, तो उसमें भी जो है कैल्शियम की मात्रा रहती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर फॉर्म जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, जैसे कॉड लीवर ऑयल है ना, कॉड लीवर है ना, ये सब जो होता है एक तरह का मछली ही का ये है, तो उस सब में विटामिन डी का बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, ठीक है। तो ये और कोई सवाल? सर जैसे अभी गांव वगैरह में हम लोग के किसी पेशेंट को अगर एक बार बीपी या डायबिटीज का दवा लिखा रहता है तो डॉक्टर साहब पहले बोलते हैं कि भी कंटिन्यू खाओ, तो वो उसी दवा पे कंटिन्यू रहता है साल 2 साल 3 साल, फिर मिलता नहीं। हाँ, तो वो दवा का रेसिस्टेंट भी तो फिर कम हो जाता होगा, मतलब काम करना भी तो कम हो जाता होगा। वो एक्चुअली क्या है कि जैसे कुछ तो जैसे कि वो मैकेनिज्म पर कौन दवा चल रही है, जैसे कि ग्लिम्फाइड अगर जैसे कि शुगर की दवा जो चलती है तो उसमें जो बीटा सेल जो पे काम करता है ना, तो कुछ दिन को बाद जो होता है उस पर जो है बीटा सेल कह सकते हैं कि जो उसका डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर कुछ दिनों के बाद या कहिए कि कुछ महीनों सालों के बाद वो जितना फिर जो असर शुरू में दिखता है फिर बाद में वो असर नहीं दिखता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से शुगर जो है कि मतलब इससे बीच में 1 साल या अगर कोई रेगुलर खा रहा है तो उसको यही सजेशन कर, देखिए सजेशन तो यही है कि 6 महीना पे कम से कम रूटीनली चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है, जिसको भी बीपी शुगर का है। तो ऐसे तो मैक्सिमम डॉक्टर्स का प्रैक्टिस यही रहता है कि 3 महीने पे सबको लोग बुलाते हैं, क्योंकि 3 महीने पे HbA1c करवाते हैं टेस्ट, ठीक है। तो 3-3 महीने की दवा लेकर के 3-3 महीने पे रूटीनली विजिट करवाते हैं, या फिर बीच में ज़रूरत पड़ा तब, है ना। या कम से कम अगर उतना नहीं तो कम से कम 6 महीना पे करवा लें, हाँ, या फिर जब मौसम चेंज हो रहा है उस बीच में एक बार करवा लें, ठीक है। जैसे मौसम चेंज होने में शुगर भी जो है कि बढ़ जाता है ठंडी में, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है, ठीक है। और बीपी तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज वगैरह में सब कितने सब स्ट्रोक के पेशेंट भरे हैं, स्ट्रोक यानी लकवा, सबको हेमरेज होया हुआ है। कारण क्या है? एक तो बीपी जो ले रहे थे दवा वो छोड़ दिए। क्यों छोड़े? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, वो दवा के केमिस्ट के पास गए, दवा दुकान के पास, आपका बीपी ठीक है तो दवा किस लिए खा रहे हैं, छोड़ दीजिए, और बेचारे वो भी छोड़ दिया, ठीक है। अब वो फिर आया इमरजेंसी में, आया लकवा लेकर के, अब क्या किया जाए? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो सर्वे ले रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है। या कुछ लोग भी खुद से बोल देते हैं क्या बीपी कंट्रोल है ही है, दवा किस लिए खा रहे हैं, छोड़ दीजिए। बीपी कंट्रोल है दवा खाने पे ना, इस बात को समझना चाहिए ना, ठीक है। तो अब ये दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए दवा ले रहे हैं, जैसे गर्मियों में दवा कम ज़रूरत पड़ती है, अब ठंडी आ गई तो दवा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर दवा दूसरा ऐड करना होगा। अब ठंडी में वो दिखाए नहीं, अब सिम्टम्स तो कैफियत तो बाद में आती है ना। बहुत बार 200 बीपी लेकर के घूम फिर करके आते हैं, बोलते हैं हमको कुछ नहीं लग रहा। अभी देखिए एक थे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ चले गए लगता है, 400 शुगर था उनको, बोले हमको कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो अब तो महसूस कब होगा? जैसे एक दीमक लगता है किसी के दरवाजे में या लकड़ी में, तो थोड़ी दिखता है बाहर से, जब पूरा दरवाजा गिरा देगा तब समझ में आएगा। ये तो लगता है 4 साल से डैमेज किए हुए था। हाँ, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है? उसके लिए बीच बीच में जो है कि थोड़ा सा देख लिया जाए घर का क्या कंडीशन है ना।
तो उसको जो जहाँ पर ज़रूरत होगा फिर मरम्मत हो जाएगा। इसीलिए जो है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, कैंप रखा जाता है कि शुगर जो है ज़रूर जो है कि 30 साल की उम्र के बाद एक बार ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए साल में, ठीक है। तो उसका वही है कि ठंडी में जो है कि बीच बीच में ठंडी में चेक करवा लेना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे डोज बढ़ाया जाएगा, डोज बढ़ा करके बीपी कंट्रोल करना होगा। फिर ठंडी खत्म हो गई तो फिर देखा करके डोज को घटा देना होगा। बीपी कंट्रोल रहा तो चांस कम हो जाता है उस पर लकवा मारने का। या दूसरा फिर ये कि ठंडी में इस चीज़ से भी परहेज करना चाहिए, जैसे कि टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर एकदम गर्म था, हीटर था, सब कुछ था, ठीक है ना, अब तुरंत उठा तुरंत चले गए, ठीक है। तो एक तो है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा इत्मीनान रख लें, ठीक है। उसके बाद जो है कि हाँ जाएं भी टॉयलेट वगैरह तो थोड़ा सा है ना, जो भी गर्म कपड़ा वगैरह जो भी है, ठीक है ना, उसको ये करके उसके बाद जाएं, है ना। या सुबह सुबह जो अगर वॉकिंग कर रहे थे तो फजर के बाद एकदम अर्ली मॉर्निंग कर रहे थे, थोड़ा सा ये बढ़ा दें, 6 बजे कर रहे थे तो 8 बजे जाएँ, 9 बजे जाएँ, कि ये ज़रूरी है। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, सुबह एकदम निकल जा रहे हैं वॉकिंग में, अब उसमें भी जो है कि फिर लकवा मार देता है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये कॉमन सी बात है जो कि सबको जानना चाहिए और अपने परिवार वाले को बताना चाहिए। वो तो हाँ ठीक है। और कोई सवाल? रात में मेरा पैर बहुत नस चढ़ता है, हाँ पूरे पैर का हाँ नस बहुत चढ़ता है, कभी नस फक 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 करता है। वो तो शुगर है ना आपको, तो शुगर में डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है। पिछले बार इस पर डिस्कस भी हुआ था। न्यूरोपैथी है ना कि नसों की दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें तो पहला तो यही करना है, शुगर पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल रहे। डायबिटीज़ की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो सबसे पहले ये करना होगा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करना होगा, शुगर एकदम कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि कुछ जैसे कि अभी मेडिसिन के बारे में भी बताएं, जो कि नसों के अंदर जो ओवर ये हो रहा है, ओवर रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बहुत झुनझुनी या फिर दिक्कतें लगती है, उसके लिए गाबापेंटिनोइड कुछ मेडिसिन है, वो रूटीनली चलाना होता है। और फिर वेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेट जो है कि उसको मेंटेन रखें। और कुछ सवाल? ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है तब हाँ तो